हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी के लिए आज हिंदी की वीडियो लेके आया हूँ। देखिएगा, इससे पहले हमारे हिंदी की 2 क्लासेस हो चुकी है और 2 क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा है। 2 क्लासेस में जो सबसे पहली क्लास थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि भाषा क्या होती है, किस प्रकार से जो हमारी हिंदी की भाषा है वो संस्कृत भाषा से परिवर्तित होती होती हिंदी में रूपांतरित हुई है। प्राकृत कैसे आई, पाली कब आई, उनका समय क्या था, अपभ्रंश में से फिर हिंदी परिवर्तित हुई, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि किस प्रकार से भाषा क्या होती है, भाषा शब्द कहाँ से आया है, भाषा शब्द कौन सी भाषा जो है हिंदी वो कौन सी भाषा से आई है, ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ। राजभाषा क्या होती है, मातृभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, साहित्यिक भाषा क्या होती है, ये सारी बातें और संविधान में जितने अनुच्छेद है 343 से लेकर के 351 तक, ये सारी बातें हम पिछली 2 वीडियोस में कर चुके हैं। तो आज हमारी हिंदी की तीसरी वीडियो है। इसी प्रकार से आपको हर सप्ताह में 3 वीडियो हिंदी की मिलती रहेगी और अगर आपके एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो जाती है तो आपको डेली हिंदी की फ्री में क्लासेस चलती रहेंगी। आप अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा क्योंकि मैं बिल्कुल पूरे क्रम के अनुसार आपको पढ़ाते हुए चलूंगा। ठीक है, आज हमारी तीसरी हिंदी की वीडियो है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हिंदी जो पिछली 2 वीडियो छोड़ी थी उससे आगे का क्रम हम बात करते हैं। तो देखिएगा, जब हमने पिछली वीडियो मैंने आपसे बताई थी तो उस समय मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले तो हम व्याकरण पढ़ रहे हैं और मैंने आपसे यह भी कहा था कि व्याकरण जो शब्द है, इस व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, ये सारी बातें मैं बता चुका हूं। सबसे पहले वी, उसके बाद आ और कर्ण, इनके मेल से क्या हुआ है, व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। वी प्लस आ प्लस कर्ण, ये दोनों के दोनों उपसर्ग है और कर्ण जो है वो मूल शब्द है। तो ये सारी बातें बता चुका हूं। उसके बाद में मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो व्याकरण है, इस व्याकरण के अंग कितने होते हैं। तो ये बताई थी कि व्याकरण जो है इसके 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आपका होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा होता है आपका वाक्य विचार। तो देखिएगा, ये सारी बातें जो है, यहां तक की बातें तो मैं आपसे पिछली वीडियो में कर चुका हूं। अब आज की जो वीडियो रहेगी क्योंकि वाक्य व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो सबसे पहले सबसे छोटी इकाई से शुरू करेंगे। मतलब ये हुआ कि वर्ण विचार से हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। देखिएगा, अभी आपसे एक बात बताई गई है कि भाषा के 3 अंग है। सबसे पहला कौन सा है? वर्ण, व्याकरण के। दूसरा है शब्द और तीसरा कौन सा है? तीसरा है आपका वाक्य। ये 3 अंग होते हैं। अब यहां से अगर आपको समझाया जाए या आपको पता होना हो तो ये पता होना होगा कि अगर मैं बात करूं इन तीनों अंगों में से, व्याकरण के 3 अंग हैं और इन तीनों अंगों में से सबसे छोटे अंग की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, सबसे छोटे अंग की बात करें तो सबसे छोटा जो अंग है वो है वर्ण यहां। और वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द, और शब्दों के मेल से क्या बनता है? वाक्य। मतलब कि भाषा के जो 3 अंग है, व्याकरण के जो 3 अंग है, इन अंगों में से सबसे छोटा जो अंग है वो कौन सा होता है? वर्ण। वर्णों का मेल होगा तो वर्णों के मेल से क्या बनेगा? शब्द, और वर्णों के मेल के पश्चात बनता है आपका शब्द। और अगर हमें कहूं कि शब्दों का मेल जब होगा तब आपका क्या बनता है? वाक्य। तो ये सारी छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैंने आपको बताई है। भाई, सबसे छोटा वर्ण, वर्णों का मेल हुआ तो क्या बना? शब्द, और शब्दों का मेल हुआ तो क्या हुआ? वाक्य। यहां से आपने एक बात समझनी है कि जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है? वर्ण है। उसके बाद में कौन सी है? शब्द है। और सबसे बड़ी इन तीनों अंगों में से वर्ण, शब्द और वाक्य में सबसे छोटी, कई बार बता दी, वर्ण है। और इन्हीं तीनों अंगों में सबसे बड़े अंग की हम बात करें तो सबसे बड़ा अंग जो होगा वो कौन सा होगा? वाक्य होगा। ये बात करिए हमने इन तीनों में से, ये बात हुई है आपको इन तीनों में से। तो आसानी से ये सारी बातें जो है वो आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद में देखिएगा, वाक्य जो है वो किसके मेल से बना? शब्दों के मेल से। शब्द किसके मेल से बने? वर्ण के मेल से। और मैं बात करता हूं कि जो ये वर्ण है ये किससे बना है? वर्ण जो है ये किससे बना? ये तो सिंपल सी बात है। वाक्य किन से बना? शब्द से। शब्द किन से बने? वर्ण से। और वर्ण किन से बना है? तो ये बात समझानी है कि वर्ण जो बनता है, वर्ण किससे बनता है? वर्ण बनता है ध्वनि से।
अब आपके दिमाग में एक बात और भी आएगी कि वर्ण क्या है और ध्वनि क्या है। या आपसे बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं, या आपसे एग्जाम्स में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, जब भी ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है या क्लास में पूछा जाता है, बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, जब भी आपसे पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में ये दोनों के दोनों प्रश्न बनते हैं कि वर्ण भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है और ध्वनि भी सबसे छोटी इकाई है। लेकिन जो आपने समझना है वो ये है कि वर्ण और ध्वनि दोनों में भी अंतर होता है। कैसे अंतर होता है, देखिएगा, मैंने आपसे कहा क, क्या सुनाई दिया आपको क्या सुनाई दिया, ध्वनि। मैंने आपसे कहा क, तो आपको सुनाई क्या दिया, ध्वनि। यानी कि जो आपको सुनाई दिया है वो हमने किसी ना किसी वर्ण का या भाषा की वो किस आधार पर इकाई है, उच्चारण के आधार पर इकाई है। जब आप या ऐसा कहें, उच्चारण के साथ साथ में हम इसे कहेंगे ये जो वर्ण बनता है ये भाषा की कैसी इकाई होती है, मौखिक इकाई होती है कि मुख के द्वारा जब भाषा को प्रकट किया जाता है तो उच्चारण होता है, मतलब वो ध्वनि होती है कि सबसे छोटी जो भाषा की इकाई है उच्चारण के आधार पर या मौखिक आधार पर, तो वो सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ध्वनि। लेकिन मैंने आपसे कहा था अभी अभी क, मैं उस क को जब लिख देता हूं, मान लीजिए वही ध्वनि, वही क की ध्वनि उसको मैंने लिख दिया, तो अब ये क की ध्वनि जब इसको मैंने लिख दिया है तो ये अब ध्वनि नहीं रही, अब ये क्या बन गई है, अब ये बन गई है वर्ण। मतलब कि जो सबसे छोटी इकाई आपसे पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पर कौन सी है, या आपसे पूछा जाता है कि मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो कौन सी होती है, ध्वनि। लेकिन इस ध्वनि को जब हम लिख देते हैं, या आपसे कहा जाए कि लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई लेखन के आधार पर क्या हुई, वर्ण हुई। तो ये बात आपने समझनी है कि उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है आपकी ध्वनि, या मौखिक रूप से सबसे छोटी भाषा की इकाई होती है वो होती है आपकी ध्वनि। और उसके बाद आपसे कहा जाए कि लेखन के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो है वर्ण। अब एक बात और समझिएगा, इस ध्वनि का ही लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण, और इसी वर्ण का उच्चारित रूप या इसी वर्ण का ही मौखिक रूप क्या कहलाता है, ध्वनि कहलाता है। तो ये अंतर है आपका वर्ण और ध्वनि में। अब मैं आपके सामने वो प्रश्न जो आपसे बता रहा था बार बार वो आपके सामने रखता हूं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। अब आपके सामने अगर उसने प्रश्न में दिया है कि लेखन के आधार पर, तो आप कौन सी करेंगे, वर्ण। अगर आपसे प्रश्न में दिया है कि उच्चारण के आधार पर, तो उसे आप कौन सी करेंगे, ध्वनि। अगर आपसे दिया है कि मौखिक आधार पर, तो आप कौन सी करेंगे, ध्वनि। लेकिन एक प्रश्न आपसे यह भी पूछा जाता है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि ना आपसे लेखन दिया, ना आपसे उच्चारण दिया, ना आपसे मौखिक रूप दिया, तो फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, बताइएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई आपसे ना लेखन दिया, ना मौखिक दिया, ना उच्चारण दिया, तब आप कौन सी करेंगे, आप भाषा की सबसे छोटी इकाई के तौर पर वर्ण या ध्वनि में से कौन सी करेंगे, आप वर्ण करेंगे या ध्वनि करेंगे। तो आप एक बात समझिएगा, हम इसके आंसर पे क्या करेंगे, हम इसके आंसर पे करेंगे वर्ण। अब ऐसा क्यों है, हम इसके आंसर को वर्ण क्यों करेंगे, हम ध्वनि भी तो कर सकते हैं भाई, ध्वनि भी सबसे छोटी इकाई है, वर्ण भी सबसे छोटी इकाई है। आपसे कुछ भी नहीं दिया कि मौखिक आधार पर बताना है, आपने लेखन के आधार पर बताना है, आपने उच्चारण के आधार पर बताना, कुछ भी नहीं दिया, तो फिर आपने वर्ण क्यों कर दिया। क्योंकि देखिएगा, अभी अभी 1 मिनट पहले आपसे बात बताई गई थी, अभी आपसे एक बात बताई गई थी कि जो भाषा होती है उस भाषा के अंग कितने होते हैं, इस भाषा के अंग तो 3 है। अब क्या इन 3 अंगों में से कहीं पर भी क्या ध्वनि का जिक्र हुआ है,
क्या कहीं पर भी भाषा की जो इकाई है, भाषा जो व्याकरण के जो 3 अंग है, इन 3 अंगों में कहीं पर भी व्याकरण या ध्वनि का जिक्र हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो फिर ध्वनि का जिक्र कहां पर हुआ? ध्वनि का जिक्र जो हुआ है वो केवल और केवल उस समय हुआ है जब हमने उच्चारण का नाम लिया या फिर हमने किसका नाम लिया है? मौखिक रूप का इकाई नाम लिया तब। तो जब आपके सामने इन दोनों में से किसी शब्द का प्रयोग होगा तभी आप केवल और केवल ध्वनि को आगे रखेंगे, नहीं तो आप किसको आगे रखेंगे? वर्ण को आगे रखेंगे। समझ में आएगी नहीं? क्योंकि व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वहां पर ध्वनि का कोई जिक्र नहीं होता है। वहां पर ध्वनि का जिक्र कब होता है? जब हम इसका उच्चारण नाम ले या इसका हम मौखिक आधार पर बात करें। तो आपको ये बात समझनी है। समझ में आई ना बात? अब आपको ये बात आसानी से समझ में आई होगी। हमने सिर्फ वर्ण और ध्वनि पर ही विचार किया है, क्योंकि ये बातें जो हैं ये ना तो आपको कोई पुस्तकें बताती हैं, ना आपको कहीं से ये बताया जाता है। ये बातें तो आपको केवल सीखनी पड़ती है। और यहां से मेरे हिसाब से वर्ण और ध्वनि में अंतर करना आपने सीख लिया है। उसके बाद में मैं आपसे बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्नों की तरफ चलता हूं। देखिएगा, अब मैं आपसे 3-4 प्रश्न बताने वाला हूं। अभी इतनी सी जो बात बताई है इसी में मैं आपको बड़े इंपॉर्टेंट 3-4 प्रश्न बता देता हूं। देखिएगा, सबसे पहला जो प्रश्न है, मैंने आपसे पूछा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? अभी बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है, पहली बात। अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि इसी बात को मैं ये कह सकता हूं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किस आधार पर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी इकाई लेखन के आधार पर कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, ना लेखन दिया, ना उच्चारण दिया, ना वर्ण दिया, ना मौखिक दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो आपने आंसर कौन सा करना है? वर्ण। लेकिन आपसे कहा जाए कि लेखन के आधार पर कौन सी है, तब भी आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? वर्ण ही होगी। अब मेरी बात समझिएगा, प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अभी आपको बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसके बाद 2 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि आप बताइएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई उच्चारण के आधार पर या भाषा की सबसे छोटी इकाई किस आधार पर, मौखिक रूप से इकाई कौन सी है? तो उच्चारण के आधार पर कहें या आपसे मौखिक आधार पर पूछे, तो आपने भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी करनी है? ध्वनि करनी है। समझ में आई ना बात? आपसे कहा सबसे छोटी इकाई वर्ण, सबसे छोटी इकाई मौखिक आधार पर या उच्चारण के आधार पर ध्वनि। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। अब आपके सामने जो प्रश्न रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 प्रश्न मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट, 4 और 5 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, अब मैं आपसे वही प्रश्न पूछता हूं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई किस आधार पर, अर्थ के आधार पर। भाषा की सबसे छोटी इकाई किस आधार पर पूछी गई है? तो अर्थ के आधार पर। ध्यान रखिएगा, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो बताइएगा। अभी तक हमने कहा क, अ, म, स, ल, ये सारे वर्ण हैं, ये सारी ध्वनियां हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या किसी भी ध्वनि का या किसी भी वर्ण का क्या स्वयं का कोई अर्थ होता है? हमने लिख दिया क, क्या इसका कोई अर्थ है? क्या इस क का कोई अर्थ है? कभी नहीं होता। केवल किसी भी वर्ण का अपना स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है। अर्थ का जब नाम आएगा तो आपने ना वर्ण कहना है ना आपने ध्वनि कहनी है। तो फिर अर्थ कब बनेगा? जब अभी आपसे बताया था कि सबसे छोटी इकाई वर्णों का मेल क्या बनता है? शब्द। तो जब हम ये कहेंगे कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो अर्थ के आधार पर भाई जब शब्द बनेगा ना, शब्द बनने के पश्चात ही जब 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलते हैं, वो वर्ण मिलने के पश्चात जब सही अर्थ प्रकट करते हैं तभी वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। हम जब शब्द का टॉपिक पढ़ेंगे उस समय भी आपको एक ही बात समझाई जाएगी कि शब्द का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक समूह। सार्थक मतलब क्या होता है?
सार्थक का मतलब होता है कि अर्थ के साथ, अर्थ के सहित। तो आपने समझना है कि सबसे छोटी इकाई किस आधार पर, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, भाषा की शब्द होती है। समझ में आई बात। उसके बाद एक बात और देख लीजिएगा, एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न। अभी तक देखिएगा, अभी तक हमने पढ़ा है वर्ण के बारे में, ध्वनि के बारे में। सबसे छोटी इकाई वर्ण भी है, ध्वनि भी है, शब्द भी है। शब्द किस आधार पर है, अर्थ के आधार पर। एक बात और समझिएगा, अभी आपके सामने एक प्रश्न आता है कि भावार्थ या भाव के आधार पर सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, या तो आपसे पूछा जाए भावार्थ के आधार पर या आपसे कहा जाए कि भाव के आधार पर। तो भावार्थ कहें या भाव कहें, इनके आधार पर जो सबसे छोटी इकाई है। अब मैं आपसे कहता हूं, क्या कोई शब्द कभी भाव प्रकट कर सकता है? क्या कोई शब्द कभी भाव प्रकट कर सकता है? नहीं प्रकट कर सकता। तो फिर भाव क्या प्रकट करते हैं? भाव तब प्रकट किए जाते हैं जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं तब आपका भाव प्रकट होता है। और आप एक बात और याद रखिएगा, अभी मैंने कहा था, जब स्लाइड शुरू करी गई थी तो आपसे बताया गया था कि व्याकरण की 3 इकाई, सबसे छोटी कौन सी? वर्ण। उसके बाद वर्ण मिले तो शब्द बना, और शब्दों का मेल क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। तो ये बात भी आप समझ लीजिएगा कि भाई जब आपके भाव मिलते हैं, जब आपसे पूछा जाए कि भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आपने कौन सी करनी है? वाक्य करनी है। और एक बात और समझ लीजिएगा इसी के साथ, कि अगर आपसे कहा जाए कि आपकी भाषा की सबसे बड़ी इकाई, तो वो भी कौन सी होती है? वाक्य ही होती है, वर्ण, शब्द और वाक्य में से। समझ में आई ना बात? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इन दोनों बातों को, ये शायद 2 बातें जो है ये आपको अभी तक नई सीखने को मिली होगी। क्या? कि सबसे छोटी इकाई आपकी शब्द कैसे है? भाई हमने तो शब्दों के आधार पर बताना है ना, हमने तो शब्दों के आधार पर बताना है। और ध्यान रखिएगा, सारी चीजें आपको एक किताब में भी नहीं मिलती है। आप बहुत सी जगह से कलेक्ट करते हैं, तब वो सारी चीजें आपको जानने को मिलती है। और वो किताबें आपको समझा नहीं सकती है, किताबें आपको सिर्फ बता सकती है और हम आपको समझा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, ताकि आपने दोस्तों को भी जोड़िएगा, ताकि आपको ये सारी जो गहराई की बातें हैं, जो किताबी ज्ञान जो है, किताबें कभी आपको सिखा नहीं सकती है, किताबें आपको बता सकती हैं। समझ में आई ना बात? ये देखिएगा, 5 प्रश्न आपके सामने तैयार होते हैं। यहां से एग्जाम में हर बार एक प्रश्न पूछते हैं। आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिएगा, ये सारे आए हुए प्रश्न हैं। तो ध्यान रखने की बात क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, कुछ भी नहीं दिया, ना मौखिक आधार पर दिया, ना उच्चारण के आधार पर दिया, ना आपसे लेखन के आधार पर दिया, तो आपने वर्ण करना है। कारण मैं आपको बता चुका हूं। दूसरी बात, आपसे अगर शब्द में दे दिया एक लेखन, शब्दों के द्वारा ही हमने समझना है, क्योंकि अगर हमें शब्दों की पहचान हो गई तो फिर हम प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर सकेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, लेखन शब्द आते ही भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई? वर्ण हो गई। अगर आपसे उच्चारण या मौखिक रूप से पूछा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि है। अगर आपसे अर्थ के आधार पर पूछा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द। और अगर आपसे 2 शब्द दे दे, या तो भावार्थ या भाव, अगर आपके सामने ये 2 शब्द रहते हैं तो आपने किसको रखना है आंसर में? वाक्य को। तो उम्मीद है ये सारी बातें, ये 5 प्रश्न आप इनको याद रखिएगा, हमेशा आपके काम आने वाली चीजें हैं। ये 5 प्रश्न आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लेने हैं। ठीक है, हिंदी को रटना नहीं है, हिंदी को समझना है बड़े बड़े आसान तरीके से। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में मैं बात करता हूं आगे। उसके बाद में देखिएगा, ये सारी बातें आपको समझ में आई। और अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई है, अगर आपको ये सारी बातें जो है ये समझ में आई है, तो यहां से मैं आपसे एक बार हल्का सा रिवीजन कर देता हूं, क्योंकि अब आपके पीछे है नहीं कुछ भी। अब आप बताइए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, लेखन के आधार पर वर्ण, उच्चारण के आधार पर ध्वनि, मौखिक आधार पर ध्वनि,
अर्थ के आधार पर शब्द और भावार्थ के आधार पर क्या होता है, आपका वाक्य होता है। जब आप लोकोक्तियां पढ़ते हैं, मुहावरे पढ़ते हैं, वो भावार्थ होते हैं, वो आपके वाक्य में आते हैं। जब आप तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, विकारी, अविकारी, एकार्थी, अनेकार्थी, ये सारे आते हैं शब्द के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। उसके बाद बात करते हैं, देखिएगा अब हमारी समझ में आया वर्ण क्या है, ये सारी बातें पढ़ ली। अब हम बात करते हैं, क्योंकि जो वर्ण विचार आपका टॉपिक आता है, जब आपका टॉपिक आता है वर्ण विचार, क्योंकि यही टॉपिक हमने सबसे पहले शुरू करना था। और जब आपका वर्ण विचार टॉपिक आता है, मतलब वर्णों पर विचार करना है, केवल वर्णों पर, केवल किस पर, केवल वर्णों पर विचार करना है। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ते हैं वर्णमाला। क्या पढ़ते हैं, वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। यानी कि जो आज का जो टॉपिक आपका शुरू होने जा रहा है, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज का जो टॉपिक आपका शुरू होने जा रहा है वो कौन सा है, वो है वर्णमाला। लेकिन वर्णमाला को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न और पूछता हूं कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब हम व्याकरण क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि भाषा का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और भाषा का शुद्ध प्रयोग जब पढ़ते हैं तो उसको जानने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता है। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि अब हम व्याकरण नहीं, अब मैंने आपसे पूछा कि वर्ण विचार को हम क्यों पढ़ते हैं, जो वर्ण विचार है इसको क्यों पढ़ते हैं। तो व्याकरण में हमने भाषा को पढ़ा और वर्णों में हम क्या पढ़ेंगे, केवल और केवल वर्ण पढ़ते हैं, केवल और केवल क्या पढ़ते हैं, वर्ण पढ़ते हैं। इसके आगे चल के, क्योंकि दो वर्णों का मेल जो है संधि में भी होता है, और भी बहुत से टॉपिक आते हैं, वो धीरे धीरे एक एक करके आपके सामने आते रहेंगे। देखिएगा अब वर्ण विचार में हम वर्ण पढ़ेंगे नहीं, बल्कि वर्णों का शुद्ध उच्चारण पढ़ते हैं। शुद्ध उच्चारण का ज्ञान होता है हमें, वर्णों के शुद्ध लेखन का ज्ञान होता है हमें, और वर्णों का शुद्ध प्रयोग करना जो है वो हम वर्णों के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, वो हम वर्ण विचार के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। मतलब शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना, शब्दों का शुद्ध प्रयोग करना, शब्दों का शुद्ध तरीके से लेखन करना जो है ये हम वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। और हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, वर्णमाला पढ़ते हैं। तो देखिएगा अब मैं आपसे एक आसान सा, बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछ लेता हूं कि वर्णमाला क्या है, क्योंकि एक एक प्रश्न पर चर्चा करते चलेंगे तो आपको भी समझ में आता चलेगा, हर चीज, हर एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज आपको समझ आती रहेगी। तो सबसे पहले मैंने आपसे पूछा कि वर्णमाला क्या है, वर्णमाला क्या है, वर्ण प्लस माला, ऐसा कह सकते हैं, वर्ण प्लस माला। माला मतलब कि समूह भी होता है, माला शब्द जो है उसका अर्थ समूह भी होता है। और एक बात आप हिंदी पढ़ते समय ध्यान रखिएगा कि हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको स्वयं ही उसको प्रयोग, उस शब्द जो है, शब्दों के अर्थ के द्वारा ही आप टॉपिक को धीरे धीरे समझ सकते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला मतलब वर्ण प्लस माला, मतलब वर्णों का क्या, समूह। लेकिन आपने समझना है, मैंने कहा कि वर्णों का समूह, वर्णों का समूह, लेकिन क्या वर्णों का समूह वर्णमाला होता है। अगला प्रश्न आपसे, यहां से हमने शब्द से ही हमने इसका अर्थ निकाल लिया कि वर्णमाला का मतलब है वर्ण प्लस माला, वर्णों का, माला मतलब समूह, के वर्णों का समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या वास्तव में वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है, क्या वास्तव में वर्णों का समूह जो है वो आपका वर्णमाला कहलाता है। तो नहीं, कभी भी वर्णों का समूह जो है ये वर्णमाला नहीं कहलाता है। वर्णों का समूह जो है वो कभी भी आपका वर्णमाला नहीं कहलाता है। क्यों नहीं कहलाता है, क्योंकि देखिएगा, मान लीजिएगा मैंने कहा स, ल, ह, क, अ, क्या ये वर्णों का समूह है कि नहीं, ये बिल्कुल वर्णों का समूह तो है, लेकिन क्या ये फिर वर्णमाला हो गया, ये तो वर्णमाला नहीं है। मतलब जब तक के सारे वर्ण एक क्रम के अनुसार, एक व्यवस्था के अनुसार नहीं होंगे, एक क्रम से बंधे हुए नहीं होंगे, तब तक आपका वर्णमाला नहीं कहलाता है। मतलब ये हुआ कि इसकी जो शुद्ध परिभाषा रहेगी, जो वर्णमाला की जो शुद्ध परिभाषा रहेगी वो ये रहेगी कि वर्णों का व्यवस्थित, वर्णों का क्रमबद्ध या वर्णों का क्रमागत, वर्णों का व्यवस्थित
वर्णों का क्रमबद्ध या वर्णों का क्रमागत समूह जो है वो आपका क्या कहलाता है, वर्णमाला। व्यवस्थित का मतलब क्या है, व्यवस्थित शब्द का मतलब क्या है, व्यवस्थित शब्द का मतलब होता है कि जो सारे के सारे वर्ण एक व्यवस्था के अनुसार लगे होते हैं कि क के बाद में सदैव ख आएगा, ख के बाद में कौन आएगा, ग, सभी वर्ण एक व्यवस्था के अनुसार लगे होते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। सभी वर्ण जब क्रम से क्रमबद्ध मतलब क्रम से बंधे हुए होंगे कि क के बाद में हमेशा ख ही आएगा, मतलब सारे वर्ण क्रम से बंधे हुए होंगे और क्रम प्लस आगत, क्रम से आए हुए होंगे कि जब सारे के सारे वर्ण एक व्यवस्था के अनुसार एक क्रम के अनुसार आए हुए होते हैं, तब वो क्या कहलाते हैं, तब वो आपकी वर्णमाला कहलाते हैं। जैसे जैसे आप देखिएगा कि क के बाद में सदैव ख के बाद में सदैव ग, घ, इस प्रकार से आपके सारे के सारे वर्ण जो है वो आते हैं। और जब सारे के सारे वर्ण आपके व्यवस्था से रहे, क्रमबद्ध रहे, क्रमागत रहे, तभी आप उसे क्या कहेंगे, तभी आप उसे वर्णमाला कहते हैं। तो ये सारी परिभाषा मैंने आपको हिंदी वर्णमाला से दी है, लेकिन ये तो हिंदी वर्णमाला की परिभाषा है। अब जैसे ही परिभाषा खत्म होती है तो आपके सामने एक प्रश्न और भी आ जाता है कि ये हमने लिख दी वर्णमाला, और इस वर्णमाला को, या ऐसा कहें कि हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, हिंदी वर्णमाला के कितने प्रकार हैं, हिंदी वर्णमाला को कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो कितने आधार पर बांटा गया है, हिंदी वर्णमाला को कितने आधार पर बांटा गया है, 2 आधार पर बांटा गया। सबसे पहला कौन सा, सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदी वर्णमाला की, तो हिंदी वर्णमाला 2 भागों में बटी। सबसे पहला कौन सा होता है, स्वर, और दूसरा आपका कौन सा होता है, व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला कितने भागों में बटी हुई है, हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। समझ में है ना, आसान सी बात है। अब मेरी बात समझिएगा, हिंदी वर्णमाला हमने 2 भाग, वर्णमाला क्या है समझ ली, वर्णमाला 2 भागों में बांटी गई। सबसे पहला आपका स्वर, दूसरा कौन सा, व्यंजन। अब मेरी बात समझिएगा, बस स्वर और व्यंजन में अंतर क्या है, स्वर और व्यंजन में अंतर क्या है, तो बताइएगा कि स्वर और व्यंजन में अंतर क्या है, बताएं। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि स्वर जो होते हैं वो सदैव स्वतंत्र होते हैं। स्वर जो होते हैं वो सदैव कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। दूसरी बात, जो व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। पहली बात तो ये समझ में आई, भाई स्वर जो हैं वो सदैव स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन जो है वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात ये देखिएगा कि इनको बोलते समय किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, किसी की सहायता नहीं, लेकिन इनको स्वरों को, व्यंजनों को बोलते समय किसकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बस सबसे पहले हमने कहा कि स्वर स्वतंत्र है, व्यंजन स्वतंत्र नहीं है। दूसरी बात हमने कही कि किसी भी वर्ण की स्वरों को बोलते समय सहायता नहीं ली जाती है, इनको बोलते समय सहायता ली जाती है। अब एक बात और समझिएगा कि ऐसा विद्वान मानते हैं कि जब स्वर बोले जाते हैं तो अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। जब हम स्वरों को बोलते हैं तो मुख के द्वारा जब इनकी वायु निकलती है तो हमारे मुख से निकलते समय इनकी वायु अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन व्यंजनों को जब हम बोलते हैं तो अवरोध उत्पन्न होता है। और यहां से एक प्रश्न आपका और भी इंपॉर्टेंट आता है, एक प्रश्न आपका आया हुआ प्रश्न बता देता हूं कि आपसे पूछा गया था एग्जाम में कि जब हम बोलते हैं तो बोलते समय मुख का सबसे गतिशील अंग, सबसे गतिशील कहें या सबसे क्रियाशील अंग कौन सा होता है। जब हम बोलते हैं तो सबसे बोलते समय हमारे मुख का सबसे क्रियाशील या सबसे जो क्रियाशील या गतिशील अंग है वो कौन सा होता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि बोलते समय मुख का जो सबसे क्रियाशील अंग होता है वो कौन सा होता है, जीभ, हमारी जिह्वा। तो अवरोध से ये प्रश्न बनता है आपका कि जब बोलते समय जीव किसी भी वर्ण, जब बोलते समय वायु का जीव को कोई अवरोध उत्पन्न ना हो, स्वर कहलाएगा। दूसरी बात कि जब अवरोध उत्पन्न हो क्या कहलाएगा, व्यंजन कहलाएगा। तो ये 2 बातें समझ में आई। अब एक बात बताइए, हमने आपसे कहा कि भाई स्वर स्वतंत्र है,
और ये स्वतंत्र नहीं है। अवरोध उत्पन्न होता है, अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक बात बताइए कि स्वतंत्र का मतलब क्या है। स्वतंत्र का मतलब क्या है? स्वतंत्र का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई भी आपका स्वर है, और कोई भी आपका स्वर आता है, मान लीजिएगा कोई भी आपका स्वर आता है, इधर लिख देता हूं, कोई भी आपका अ ई उ कोई भी स्वर आता है, तो जब भी आप इस स्वर का लंबे तौर पर उच्चारण करते हैं, मान लीजिए मैंने कहा कि कितना ही लंबा बोलिएगा, ई कितना ही लंबा बोलिएगा, उ या किसी भी स्वर को, किसी भी स्वर का आप कितना ही लंबा उच्चारण करिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक केवल और केवल किसकी ध्वनि सुनाई देगी आपको? केवल और केवल स्वर की ध्वनि सुनाई देगी। लेकिन ऐसा व्यंजन में नहीं होता है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि जैसे आप बोलिएगा क, मान लो मैं आपसे कहता हूं क, तो जब आप क को बोलने लगते हैं तो कुछ दूर तक तो क दिखाई देगा, बाद में क के बाद में अ की ध्वनि सुनाई देती है। जैसे मैं आपसे कहूं क, तो शुरुआत यहां से जब हमने क को बोलना शुरू किया था तो कुछ समय तक तो क ही बोलता गए, लेकिन कुछ समय पश्चात जब इसको लंबा बोलना शुरू कर दिया था तो इसमें से कौन सी ध्वनि आने लगी? अ की ध्वनि आने लगी। और अ की ध्वनि आने लगी तो मतलब अ क्या है? अ तो स्वर है। मतलब इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इसको बोलते समय, व्यंजनों को बोलते समय किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता। स्वरों की सहायता लेने का जो अर्थ है वो आपको समझ में आया होगा कि जब हम स्वर को कितना ही लंबा बोलते चले जाएं, शुरू से लेकर के अंत तक केवल और केवल स्वर की ही ध्वनि सुनाई देगी। लेकिन जब आप व्यंजन को बोलते हैं तो कुछ समय पश्चात क, ख, ग, घ, तो थोड़ा सा तो हम व्यंजन पर रुकते हैं, लेकिन बाद में हमें किसकी ध्वनि आने लगती है? हमें स्वर की ध्वनि आने लगती है। तो ये आसान सी बात थी जो आपको यहां से समझ में आनी चाहिए। उसके बाद क्योंकि वर्णमाला के दो अंग हो गए, स्वर और व्यंजन, तो हम एक एक करके इन पे चर्चा करेंगे। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, यहां से इंपॉर्टेंट बात थी। उसके बाद एक छोटा सा प्रश्न और पूछता हूं। अभी हमने पढ़ा कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है, लेकिन आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। आपने ऐसा, मैं अभी पहले प्रश्न लिखता हूं कि आपसे पूछा जाता है कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। भाई, वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है? क्योंकि हम जब किताबें पढ़ते हैं, आप जब गूगल पे ट्राई करते हैं या आप कहीं भी देखते हैं, तो आपसे सिर्फ एक बात बताई जाती है कि वर्ण को ही अक्षर कहते हैं, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं, अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में वर्ण अलग चीज होती है, अक्षर आपका अलग चीज होती है। देखिएगा, अभी अगर मैं इन्हीं दोनों पर ही चर्चा करूं, क्योंकि अभी मैं केवल आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं। अभी हम वर्णमाला का पहले भाग में स्वरों पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न मेरे याद आया, तो मैंने आपके सामने लिखा कि वर्ण और अक्षर में भी अंतर होता है। जब मैंने आपसे वर्ण पढ़ाया था तो मैंने ये कहा था कि भाषा की वर्ण जो है वो सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। लेकिन अगर सबसे छोटी इकाई है तो दूसरी बात यह भी रहेगी, क्या आप वर्ण के टुकड़े कर सकते हैं? तो आप क्या बताइए, जो सबसे छोटी चीज है, जो सबसे छोटी इकाई है, क्या उसके टुकड़े होंगे? उसके टुकड़े नहीं होंगे। मतलब कि वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। ये दो बातें हमने समझनी है। किसको पढ़ेंगे? वर्ण को पढ़ेंगे। और जब हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है, मूल उत्पत्ति या हिंदी की जो आदि जननी भाषा है वो तो संस्कृत है। अब अगर हम संस्कृत के अनुसार अक्षर की परिभाषा देखते हैं तो अक्षर को संस्कृत भाषा में ऐसा कहा गया है, या वेदवाणी में ऐसा कहा गया है कि न क्षरति इति अक्षर है। न क्षरति इति अक्षर है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि न क्षरति, जो नष्ट ना हो। क्षरना का मतलब है कि जो नष्ट ना हो, जो आपका समाप्त ना हो सके, जो खराब ना हो सके, वही होता है न क्षरति। कि न क्षरति, जो नष्ट ना हो सके, वही क्या कहलाता है? इति, वही है क्या?
अक्षर कि जो नष्ट नहीं होते वही क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। क्या क्या इसकी परिभाषा में ये बताया गया कि ये इसके टुकड़े नहीं हो सकते? इसने सिर्फ ये कहा है कि न क्षरति, कि टुकड़े, बेशक टुकड़े का कोई जिक्र नहीं हुआ, सिर्फ ये कहा है कि ये नष्ट नहीं हो सकते। मतलब आपका मान लीजिए हमने लिखा क, क्या इसके टुकड़े हो सकते हैं? क्या इसके टुकड़े हो सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल इसके टुकड़े हो सकते हैं। ये दो टुकड़े कर दिए कि क प्लस अ, इसके टुकड़े हो गए। लेकिन इसके टुकड़े होने के पश्चात क्या कोई भी जो टुकड़ा रखा है आपके सामने, क्या इनमें से कोई भी नष्ट हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि क भी अपना कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रयोग रखता है, अ का भी प्रयोग होता है पूरी तरह से। तो समझ लीजिएगा कि इसमें अक्षर में टुकड़े तो हो सकते हैं, लेकिन टुकड़े होने के पश्चात भी वो नष्ट नहीं हो सकता। वो क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। उसके बाद में हमने कहा कि वर्ण, तो आपके वर्ण को हम सिर्फ समझाने के लिए कहते हैं कि ये वर्ण है, लेकिन वास्तविकता में जो इसको लिखना चाहिए, शुद्ध जो इसका प्रयोग है, वो इसका प्रयोग इस प्रकार से हलंत लगा करके करते हैं। तो इसके टुकड़े नहीं हो सकते भाई, इसके टुकड़े तो हो सकते हैं, देखो अ अलग हो गया इसमें से, लेकिन क्या इसके टुकड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ध्यान रखिएगा, इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि क वर्ण का मतलब है कि इसके टुकड़े नहीं हो सकते, अक्षर का मतलब है टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन टुकड़े होने के पश्चात भी वो नष्ट नहीं हो सकता है। तो इस बात को आप लोगों ने समझ लेना है। ये अंतर है वर्ण और अक्षर में। बहुत बार हम पढ़ते हैं कि वर्ण और अक्षर समान है, लेकिन वास्तव में इनमें थोड़ा सा अंतर है जो मैंने आपके सामने रख दिया है। तो ये बात आपकी यहां वर्ण और अक्षर से आई, और अक्षर और वर्ण से आई। तो इसके बाद में एक बात और समझिएगा, क्योंकि हम मूल रूप से व्याकरण पढ़ रहे थे, व्याकरण में छोटी छोटी ये चीजें आती रहती है। व्याकरण में हमने शुरू किया वर्ण विचार, वर्ण विचार में हमने शुरू किया वर्णमाला। वर्णमाला मैंने आपसे पढ़ाई, दो अंग है, स्वर और दूसरा व्यंजन। सबसे पहले आपका जो स्वर आता है, स्वर की परिभाषा मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन अब जो समझाने वाला हूं वो ये समझाने वाला हूं, अब हम मूल टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि सबसे पहले बात करेंगे कि स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का क्या? स्वरों का वर्गीकरण। अब हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, स्वरों को अब हम बांटते हैं। स्वरों को किस आधार पर कितने कितने टुकड़ों में बांटा गया है वो सभी पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले सबसे पहले अगर मैं स्वरों का वर्गीकरण करूं, स्वरों का अगर मैं वर्गीकरण करूं, तो सबसे पहले बात करेंगे हम मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। सबसे पहले आपसे कहा कि भाई स्वर और व्यंजन दो भेद होते हैं वर्णमाला में। सबसे पहले स्वर पढ़ने लगे। स्वरों में हमने कहा कि स्वर का मतलब है कि जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो। अब हम इसके वर्गीकरण की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने किस आधार पर बांट दिया? या तो मात्रा के आधार पर या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। अब मैं आपसे बात करता हूं कि मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इन वर्णों को या इन स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? सबसे पहले आपका आता है ह्रस्व स्वर। सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले आपका आता है ह्रस्व स्वर। दूसरा कौन सा आता है? दूसरा आता है आपका संधि स्वर। जो दूसरा आपका है वो है आपका संधि स्वर। और तीसरा आपका कौन सा होता है? तीसरा आपका होता है प्लुत स्वर। देखिए, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 3 भागों में बांटा। सबसे पहला बांट दिया हमने ह्रस्व स्वर, दूसरा संधि स्वर, तीसरा हमने बांट दिया है प्लुत स्वर। अब आपको दिमाग में यह आया होगा कि संधि स्वर तो नया आ गया, यहां पर तो दीर्घ स्वर होना चाहिए था। तो मैं आपको हर चीज पूरी डीपली तरीके से बताऊंगा, हर चीज पूरी गहराई के साथ बताऊंगा। इस बात को आपने समझना है। आए हुए एग्जाम के प्रश्नों को भी दिखाऊंगा आपके सामने इसी प्रकार से। इस प्रकार से हमने क्यों बांट दिया है, ये सारी बातें हम करेंगे। सबसे पहले हम एक एक करके इन पे चर्चा करते हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले तीनों भागों में मैंने आपसे बताया था। सबसे पहले था आपका ह्रस्व स्वर। सबसे पहले कौन सा था? ह्रस्व स्वर। अब इसी ह्रस्व स्वर को और भी नाम से जाना जाता है। जैसे मैं इसी को
ह्रस्व स्वर के साथ साथ में मूल स्वर भी कह सकता हूं। इसी ह्रस्व स्वर को ही आप समझने के लिए इसी ह्रस्व स्वर को, मूल स्वर को लघु स्वर भी कह सकते हैं, लघु, या इसी को हम कह सकते हैं छोटे स्वर। इसी को हम क्या कह सकते हैं, छोटे स्वर भी कह सकते हैं। मतलब के स्वरों को मात्रा के आधार पर 3 भागों में बांटा, ह्रस्व स्वर, संधि स्वर, प्लुत स्वर। और ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर भी कह सकते हैं, लघु स्वर भी कह सकते हैं, छोटे स्वर भी कह सकते हैं। ये आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम लिखे मिल सकते हैं। आपको गूगल पे या कई साइट्स आप देखते हैं उन पे अलग अलग नाम लिखे मिल सकते हैं, लेकिन इसीलिए मैंने वो सारे नाम आपके सामने लिख दिए हैं कि आप कंफ्यूज ना हो। आप एग्जामिनर कोई भी नाम दे, आपको वो नाम उसका पता होना चाहिए। तो समझिएगा, मैंने सबसे पहले आपके सामने लिखा कि ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर या छोटे स्वर। देखिएगा, हम बात करते हैं कि इसमें मुख्य रूप से 4 स्वर आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला अ, दूसरा ई, तीसरा उ और चौथा हमारा कौन सा होता है? री। अ, ई, उ और री, ये 4 वे स्वर हैं जिनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं, छोटे स्वर कहते हैं। तो आसान सी बात थी, 4 स्वर थे, आपके समझ में आए। मतलब ये होता है कि इन स्वरों को हम और अधिक टुकड़ों में नहीं बांट सकते। इन स्वरों से छोटे कोई भी स्वर नहीं होते हैं। इन स्वरों को आप और अधिक भागों में, खंडों में नहीं बांट सकते हैं। वही आपके क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर। देखिएगा, क्या आप इनमें से किसी के भी टुकड़े कर सकते हैं? क्या इनमें से किसी का भी भाग हो सकता है? क्या इन चारों में से किसी को भी खंडों में विभक्त किया जा सकता है? क्या इनसे और भी छोटे स्वर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, और इनके टुकड़े नहीं हो सकते, इसीलिए इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। मूल स्वर इन्हीं को क्यों कहते हैं? मूल का मतलब होता है मुख्य, मतलब मुख्य का मतलब होता है कि जिनसे मिलकर के आगे आने वाले स्वर बने, जो मुख्य है, जो मूल है, वो आपके मूल कहलाता है। कि जिनके मेल से आगे आने वाले स्वर बनते हैं वो आपके मूल स्वर कहलाते हैं। लघु का और छोटे शब्द का अपने आप में पर्यायवाची है। लघु का मतलब होता है छोटा। क्या इनसे छोटा कोई स्वर है? नहीं है। इसलिए इनके सारे जो नाम थे वो मैंने आपके सामने प्रकट कर दिए हैं, अर्थ के साथ साथ में आपको सारी बातें बता दी है। तो आसान सी बात है। दूसरा देखिएगा, अब आप दूसरी चीज और समझ लीजिएगा। मैंने आपके सामने कहा कि दूसरा था संधि स्वर। दूसरा आपके सामने लिख दिया है संधि स्वर। देखिएगा, बड़ी आसान सी बात है। हमने अभी तक क्योंकि स्वर व्यंजन पे चर्चा कर रहे हैं, वर्णों पे चर्चा कर रहे हैं, वर्णमाला पे चर्चा कर रहे हैं, वर्ण विचार पे चर्चा कर रहे हैं, तो अभी तक हमने संधि टॉपिक तक नहीं पहुंचे। देखिएगा, संधि का मतलब होता है मेल, लेकिन हम संधि नहीं पढ़ा, हमने संधि नहीं कहा। हमने आपसे कहा कि संधि स्वर, मतलब संधि का तो मतलब हमारी समझ में आया कि संधि का मतलब होता है मेल, लेकिन किनका मेल? स्वरों का मेल। कि जब 2 या 2 से अधिक स्वर आपस में मिलते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तब वो आपका क्या कहलाता है? संधि स्वर कहलाता है। और एक और प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसके संधि स्वर का मतलब है 2 स्वरों का जुड़ना, और कितनी प्रकार से जुड़ते हैं? तो ये जो संधि स्वर है ना, ये भी आपके कितनी प्रकार से जुड़ते हैं? 2 प्रकार से जुड़ते हैं। कितनी प्रकार से जुड़ते हैं? 2 प्रकार से जुड़ते हैं। सबसे पहला आपका आता है दीर्घ स्वर, सबसे पहला होता है आपका दीर्घ स्वर, और दूसरा आपका होता है संयुक्त स्वर। दूसरा आपका कौन सा होता है? संयुक्त स्वर। सबसे पहले कहा संधि स्वर, संधि स्वर के 2 भेद, दीर्घ स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। अब एक बात समझिएगा, मैंने आपसे कहा दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का मतलब तो बड़ा हुआ। अरे लघु का मतलब छोटा था, दीर्घ का मतलब हुआ बड़ा। अब बड़े का मतलब क्या है? कि अभी कहा था मैंने आपसे कि जब आप पहले कही हुई बात को समझिएगा कि इन्हीं स्वरों से, मूल क्यों कहा? क्योंकि इन्हीं से मिलकर के आगे आने वाले स्वर बनते हैं। तो आपने ये समझना है कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा मतलब कि इन्हें सजातीय स्वर भी कहते हैं। सजातीय का मतलब कि सजातीय, समान जाति के, एक ही जाति के, कि जब 2 एक ही जाति के स्वर मिलते हैं और मिलने के पश्चात अपने ही दीर्घ, बड़े का निर्माण करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे मान लीजिएगा अ है, ये दीर्घ संधि से जुड़ते हैं सारे, इसमें 3 स्वर बनते हैं, तीनों के तीनों दीर्घ संधि से जुड़ते हैं। देखिएगा,
अगर मैं आपके सामने कहूं कि अ और अ, भाई दोनों समान जाति के हैं कि नहीं, दोनों समान जाति के हैं कि नहीं। अब ये दोनों जुड़ेंगे, दीर्घ संधि से जुड़ते हैं, तो ये क्या बना देते हैं, आ। तो क्या इन्होंने आ जो बनाया है, क्या इन दोनों का बड़ा रूप है कि नहीं, क्या इन दोनों का दीर्घ रूप है कि नहीं, और अगर है तो आपका आ क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर। दूसरी बात देखिएगा, अगला है आपका ई, सजातीय ई में ई जुड़ा तो क्या बना, दीर्घ ई, दीर्घ ई बना के नहीं। और जब दीर्घ ई आपका बन जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये देखिएगा, जब दो ई जुड़े, अपने बड़े का निर्माण कर दिया, यहां पर हो गए दीर्घ ई, और उसके बाद में है ऊ, जब ऊ में ऊ जुड़ता है तो अपने ही बड़े का निर्माण कर दिया, क्या बना दिया, दीर्घ ऊ। तो मतलब दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, तीनों के तीनों कैसे स्वर है, दीर्घ स्वर है। अब यहां से देखिएगा कि री भी तो जुड़ता है, भाई ये री, दो री भी तो जुड़ते हैं, ये दीर्घ री का निर्माण करते हैं, भाई दीर्घ री का निर्माण कर दिया कि नहीं। लेकिन मैं आपसे एक बात बताता हूं, दीर्घ री जो है ये जुड़ता है, री और री मिलकर के दीर्घ री का निर्माण करते हैं, लेकिन ये हिंदी में नहीं होता है। हिंदी में तो दीर्घ री को विलुप्त स्वर कहते हैं, विलुप्त स्वर कहते हैं, और विलुप्त स्वर पे चर्चा हम बाद में करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये जो री है ये जुड़ता जरूर है, हिंदी में नहीं जुड़ता है। ये री किसमें जुड़ता है, ये आपका संस्कृत में जुड़ता है। ये कहां पे जुड़ता है, ये केवल और केवल संस्कृत भाषा में जुड़ता है। हिंदी संस्कृत भाषा से आई है, लेकिन कुछ चीजें संस्कृत की वहीं छोड़ दी है जिन्हें विलुप्त कहा गया है, जिसमें कि दीर्घ री और री, दीर्घ री और री, ये दोनों के दोनों आपके क्या कहलाते हैं, दोनों के दोनों आपके विलुप्त स्वर कहलाते हैं, जिसको मैं आगे चल के बात अगली क्लासेस में, इसके आगे आने वाली क्लासेस में इन पे चर्चा करूंगा। लेकिन अभी आपने ये समझना है कि दीर्घ री जो है उसको हम यहां पर शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। उसके बाद आगे देखिएगा, इसके बाद में आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर का मतलब क्या होता है, संयुक्त स्वर का मतलब होता है कि जब दो विजातीय स्वर मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर मिलते हैं। जब सजातीय जुड़े थे तो दीर्घ, जब विजातीय मतलब अलग अलग जाति के जुड़े तो वो क्या कहलाए, दीर्घ स्वर। अब देखिएगा, जैसे मान लो मैं अ में ई जोड़ दूं, मान लीजिएगा कि मैं अ में ई जोड़ देता हूं तो क्या बनता है, ए, ये गुण संधि से बन रहा है। अगला है अ में ही ऊ जोड़ दूं, अ में ही मान लीजिए मैं ऊ जोड़ देता हूं तो क्या बनेगा, ओ। अब यहां पर ओ और ए दो नए स्वर और भी आए हैं। अगर मैं अ में ए जोड़ देता हूं तो क्या बनता है, आए, और अगर मैं अ में ओ जोड़ देता हूं तो क्या बनता है, औ बनता है। तो ये जो चार हैं ये आपके क्या कहलाएंगे, संयुक्त स्वर कहलाएंगे। ध्यान रखिएगा, दोबारा से इनको मैं हाईलाइट कर देता हूं कि आपके जो दीर्घ स्वर है उनकी संख्या कितनी है, 3 है। आपके संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से हैं, सबसे पहले अ में अ जुड़ा तो आ बना, ई में ई जुड़ा तो ई बना, ऊ में ऊ जुड़ा तो ऊ बना। ये तीनों के तीनों आपके क्या हैं, सजातीय हैं, दीर्घ स्वर हैं। उसके बाद अ में ई जुड़ा तो ए बना, अ में ओ जुड़ते ही ओ, औ, आए। ये सारे के सारे चारों के चारों आपके क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और यहां से एक बात और समझिएगा, फिर मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूं कि एक बात और समझिएगा। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर क्या है। तो यहीं से आपने समझना है कि भैया देखना कि ये जो चार हैं इनमें कितनी कितनी मात्राएं नजर आ रही है, इनमें एक एक मात्राएं नजर आ रही है, इनमें कितने कितने स्वर हैं, इन सभी में एक एक स्वर की आवाज ध्वनि निकलती है। इसलिए ह्रस्व स्वर को ही हम क्या कहेंगे, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। और दूसरी बात, यहां कितने हैं, 2, यहां कितने हैं, 2, यहां कितने हैं, 2, यहां भी 2, 2, 2, यानी कि सभी स्वर जो हैं वो 2-2 मात्राओं से मिलकर के बनते हैं। तो संधि स्वर को ही हम एक नाम और देते हैं, क्या, एक नाम और देते हैं, क्या, द्विमात्रिक स्वर। तो समझ में बड़ी आसानी से आ रहा होगा, मेरे हिसाब से बहुत आसानी से, साधारणतः आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। नई चीजें जरूर है,
बहुत आसान तरीके से आपके सामने रखने का प्रयास किया गया है। अब मेरी एक बात और समझिएगा, अब मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूं, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि क्या ऐसा कारण रहा कि हमने इनको दीर्घ संयुक्त करके अलग अलग पढ़ा है, क्या ऐसा कारण रहा। तो उसी कारण पे हम चर्चा करेंगे, उसी कारण पे हम चर्चा भी करेंगे कि वह हमने इनको क्यों दीर्घ और संयुक्त में बांट दिया। लेकिन ज्यादातर जो किताबें हैं वो तो इनको दीर्घ स्वर ही कहती है, तो ऐसा क्या कारण रहा है, तो मैं बात करता हूं उसी कारण पे। तो देखिएगा कारण क्या है, कारण ये रहा कि आपके वीडियो में या और भी परीक्षाओं को मैं आपको दिखा सकता हूं, उन परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा गया कि क्वेश्चन आया सेम ऐसे का ऐसा, मैं आपके सामने रखता हूं कि निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर की पहचान करें, दीर्घ स्वर की पहचान करें, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर की पहचान करें। तो दीर्घ स्वर की पहचान करें, ये आपसे प्रश्न पूछा गया और उसके जो ऑप्शन में 4 ऑप्शन लिखे हुए थे वो आपके सामने लिखे हुए थे। अ, दूसरा था आपके सामने अ, एक था आपके सामने ए और एक था आपके सामने ओ। तो मैं पूछता हूं आपसे, इनमें से कौन सा ऐसा स्वर है जो दीर्घ स्वर है, कौन सा ऐसा स्वर है जो दीर्घ स्वर है, तो बताइएगा कौन सा ऐसा स्वर है जो दीर्घ स्वर है। एक बात समझिएगा, अगर आपने इन सभी स्वरों को ही, जितने भी आपके सामने लिखे हैं इन सभी स्वरों को ही, यदि आपने इन सभी स्वरों को ही क्या पढ़ लिया है, इन सभी स्वरों को ही क्या पढ़ लिया है, इन सभी स्वरों को ही दीर्घ स्वर पढ़ लिया है, अगर आपने इन सभी स्वरों को ही दीर्घ स्वर पढ़ लिया है तो आपके दिमाग में सिंपल सी बात ये आएगी कि भैया ये ए को छोड़ करके जितने भी आपके स्वर बने हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, दीर्घ स्वर है। लेकिन हमने ऐसा नहीं पढ़ा, हमने तो आपको अलग अलग बांट के समझाया है। तो समझ लीजिएगा ये आपका कौन सा है, मूल है, ये आपका ह्रस्व स्वर है, ये आपका लघु स्वर है, ये आपका छोटा स्वर है। ठीक है, आ जो है वो केवल और केवल ये जो है ये आपका कैसा है, दीर्घ स्वर है। और ये अंत के जो 2 बचते हैं वो आपके कैसे आते हैं, संयुक्त स्वर आते हैं। क्योंकि ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन चाहिए, तभी मैंने आपको संधि स्वर, एक नया स्वर पढ़ाया था, जैसा कि मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बता रहा हूं। इस बात को आपने समझ लेना है कि दीर्घ स्वर अलग चीज है, संयुक्त स्वर अलग चीज है, अलग अलग करके पढ़ेंगे। पढ़ते समय एक बार मुश्किल जरूर लगेगा, लेकिन अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप उनको आसानी से सही कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने जो 2 भेद पढ़े हैं, सबसे पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा संधि स्वर। उसके बाद में आज देखिएगा अगला तीसरा भेद कौन सा आता है। तीसरा भेद इन्हीं स्वरों का आता है, प्लुत स्वर। तीसरा इन्हीं का नाम आता है प्लुत स्वर। तो देखिएगा प्लुत स्वर का मतलब क्या है, प्लुत स्वर का मतलब क्या है, प्लुत स्वर क्या होता है। तो देखिएगा ये प्लुत स्वर क्या है भाई। प्लुत स्वर में क्या होता है कि जब किसी एक स्वर को बोलते समय उसकी ध्वनि लगातार बढ़ जाती है, जब किसी स्वर को बोलते समय उसकी ध्वनि लगातार बढ़ जाती है, कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है आपका प्लुत स्वर। जैसे आप समझिएगा, आपके सामने लिखा है राम, आपके सामने आसान सी कोई बात लिखी है राम। अब इस राम, जब आप मंत्रोच्चारण करते हैं, जब आप गाने गाते हैं, आपने संस्कृत के श्लोक में बहुत बार एक शब्द, एक ऐसे चिन्ह का प्रयोग देखा होगा। ये जो आपके सामने लिखा है, इस चिन्ह का प्रयोग आपने संस्कृत के श्लोक में बहुत बार देखा गया होगा। इसका पहले तो मैं आपको नाम बता देता हूं, इसका नाम होता है अवग्रह। इसे क्या, जो इंग्लिश के एस की तरह जो लगभग लगाया जाता है, इसका नाम होता है अवग्रह। अवग्रह का मतलब ये होता है कि जो इस अवग्रह से पहले स्वर है, उस स्वर की ध्वनि लगातार बढ़ गई है। जैसे ये इसका उच्चारण होगा राम और इसका उच्चारण होगा राम, आप पढ़ते हैं ओम। अरे भैया, जब भी एक स्वर की ध्वनि लगातार बढ़ जाती है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्लुत स्वर। इसमें किसका प्रयोग होता है, अवग्रह का। अब मेरी बात समझिएगा,
आपने कभी मान लीजिए इसका प्रयोग कहां होता, अब इसका प्रयोग देख लीजिएगा भाई, प्लुत स्वर जो है इसका आप प्रयोग कहां करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि जब भी आपको मंत्रोच्चारण करना पड़े, जब भी आप मंत्रोच्चारण करते हैं तो आप कौन से स्वर का प्रयोग करते हैं, प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। जब भी आप गाने गाते हैं, जब भी आप गाने गाते हैं तो आप कौन से स्वर का प्रयोग करते हैं, प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। जब भी आप किसी को चिल्लाकर बुलाते हैं, चिल्लाते हैं, तो उस समय भी कौन से स्वर का प्रयोग करते हैं, तब भी आप कौन से स्वर का प्रयोग करते हैं, प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। तो ये तो थी आसान आसान बातें थी, लेकिन इनके अलावा भी इनका प्रयोग होता है। जैसे मान लो आप कुएं में आवाज लगाते हैं, या आप ऐसा समझ, जब कोई कुआं हो आप उस कुएं में आवाज लगाएंगे या कोई पत्थर डाल देंगे या कोई चीज गिरा देते हैं, तो उस कुएं में जब गिरने की आवाज आती है, आपके बोलने की आवाज आती है, उस आवाज का रिफ्लेक्शन जो आता है, जो कंपन होता है, उसमें भी कौन सा स्वर होता है, उसमें भी आपका प्लुत स्वर होता है। एक बात और देखिएगा कि जब आप खाली कमरे में चिल्लाते हैं, जब आप किसी भी खाली कमरे में चिल्लाते हैं, जब आप किसी खाली कमरे में चिल्लाते हैं, तब भी आपका कौन सा स्वर होता है, वहां पर भी आपका कौन सा स्वर होता है, वहां पर भी आपका प्लुत स्वर होता है। जब आप पहाड़ों पर जाकर के आवाज लगाते हैं, जब आप पहाड़ पर जाकर के आवाज लगाते हैं और आपको वो आवाज वापस से रिफ्लेक्शन करके मिलती है, उस आवाज को, उस ध्वनि को, उस कंपन को भी किसमें करते हैं, प्लुत स्वर में करते हैं। जब भी बादल गरजते हैं, बादलों में गुंजन होता है, बिजली चमकती है, उस समय भी जो कंपन पैदा होता है वो भी कौन से स्वर में होता है, प्लुत स्वर में होता है। तो इस बात को आपने आसानी से समझ लेना है, और आसान सी सारी बातें थी जो मैंने आपके सामने लिखी है, ठीक है। तो यहां से आपने एक बात ये समझ लेनी है, बादलों का गरजना भी किस में आता है, प्लुत स्वर में आता है। तो अब मैं आपसे एक बात और आज की वीडियो की एक आखिरी बात और बता देता हूं, आपको सारे स्वर समझ में आए। एक मेरी बात और समझ लीजिएगा कि प्लुत स्वर जो है, प्लुत स्वर में कितने स्वरों का प्रयोग करते हैं, प्लुत स्वर जो है, ये प्लुत स्वर जो है, इसमें कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता है, प्लुत स्वर में कितने स्वरों का प्रयोग जो है ये किया जाता है। तो बताइएगा प्लुत स्वर में कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्लुत स्वर में मुख्य रूप से 8 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता है, 8 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से, सबसे पहला अ, और उसके साथ में सात के साथ कौन से स्वर, 7 के साथ संधि स्वर जो हैं वो आपके प्लुत स्वर में प्रयोग किए जाते हैं। समझ में? अभी तक मैंने आपको कुल 11 स्वर पढ़ाए हैं, और इन 11 स्वरों में से एक आपका अ और आपका 7 संधि स्वर जो हैं वे आपके प्लुत स्वर में प्रयोग किए जाते हैं। हालांकि संस्कृत में प्लुत स्वर में 9 स्वरों का प्रयोग हो जाता है। 9वां कौन सा बढ़ता है, दीर्घ री बढ़ जाता है, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, हमने इसमें ई, उ और री का प्रयोग नहीं किया है, हमने इनका दीर्घ रूप नहीं हो, इनको प्लुत स्वर में प्रयोग नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, ये रीजन और समझ लीजिएगा कि अगर आप री का दीर्घ करेंगे, री को आप ज्यादा समय तक बोलेंगे, तो इस ई का क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। इसलिए हमने इसको प्लुत स्वर में शामिल नहीं किया है। ऐसे ही ऊ को, क्योंकि ऊ का क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, और री का क्या हो जाएगा, इसका भी दीर्घ री हो जाता है, जो कि हिंदी में विलुप्त स्वर के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए मैंने आपको आसान सी बात बताई है कि प्लुत स्वर में मात्र 8 स्वर प्रयोग किए जाते हैं, ये 3 नहीं किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना दीर्घ रूप बना लेते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो आसान थी, शुरुआत में इतनी वीडियो ठीक है, एक दिन छोड़ एक आपको हर वीडियो मिलती रहेगी। मैं अभी इसका रिवीजन भी करूंगा पूरा, लेकिन उससे पहले समझ लीजिएगा कि अगर आपको ये सारी बातें समझ आ रही है तो आपने अपने दोस्तों को भी जोड़ना है, ताकि हम और अच्छे से उसको पढ़ सके। बहुत जल्द मैं आप लोगों के सामने लाइव रह करके आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपके प्रश्न उत्तर जो हैं वो डायरेक्ट मेरे तक पहुंच सके।
तब तक के लिए आप अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में करिएगा, बताइएगा आपको कैसी क्लास लगती है, और उसके साथ साथ में मैं आज की क्लास का रिवीजन करता हूं। उसके बाद में हम आज के लिए इतना ही तक समाप्त करते हैं। देखिएगा, आज की वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया कि व्याकरण वी प्लस आ प्लस करण के मेल से बनी। उसके बाद में इसके 3 अंग है, वर्ण, शब्द और विचार नहीं बल्कि वर्ण, शब्द और वाक्य था। वर्ण, शब्द और विचार नहीं बल्कि वर्ण, शब्द और आपका कौन सा था, ये था आपका वाक्य। उसके बाद में मैंने अगली बात क्या बताई थी, अगली बात आप लोगों को बताई थी कि सबसे छोटा अंग होता है वर्ण, सबसे बड़ा होता है वाक्य। वर्ण से बनता है शब्द, शब्दों से बनता है वाक्य, या दूसरे तरीके से कहिए कि वाक्य शब्दों का मेल है, शब्द वर्णों का मेल है, ये बात बताई। उसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि वर्ण जो है, वर्ण कहां से बनता है, ध्वनि से बनता है, लेकिन ध्वनि जो है वो भाषा का उच्चारण के आधार पर अंग है, वो भाषा का मौखिक रूप होता है। तो सबसे छोटी इकाई जो थी वो आपकी सबसे छोटी इकाई वर्ण है। लेखन का शब्द के आधार पर पूछा जाए तब भी वर्ण, उच्चारण या मौखिक शब्द आता है तब आपने ध्वनि करनी है, ये बात आपने समझनी है। और अगर आपसे अर्थ के आधार पर पूछता है तो शब्द, और अगर आपसे भावार्थ या भाव के आधार पर पूछता है तो आपने वाक्य करना है। उसके बाद में आपने क्या करना है कि वर्ण विचार में वर्णमाला पढ़ी, वर्णों का शुद्ध रूप से उच्चारण, लेखन, प्रयोग करना ही वर्ण विचार के अंतर्गत आता है। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है, वर्णों का क्रमागत समूह होता है, वर्णों का एक क्रमबद्ध समूह होता है। वर्णमाला के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित इकाई है और जिनको बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाती है वो आपके व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद में मैंने बताया था कि बोलते समय मुख का सबसे क्रियाशील जो अंग है वो कौन सा होता है, जीभ होती है। और इसमें ये सारी बातें करने के बाद हमने पढ़ी थी कि वर्ण जो है, वर्ण और अक्षर में अंतर पढ़ा था। वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते, सबसे छोटी इकाई है। और अक्षर न क्षरति इति अक्षर है कि जिसके न क्षरे, जो नष्ट ना हो सके, वो ही आपका क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। जैसे क को क और अ में बांटा जा सकता है। तो ये बात आपने यहां से समझनी है, इस बात को आपने यहां से समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूं, अगली स्लाइड में मैंने क्या पढ़ाया था कि स्वरों का वर्गीकरण। देखिए, सबसे पहला जो हमने वर्गीकरण किया है वो किया है मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। 3 भेद है, ह्रस्व स्वर, संधि स्वर, प्लुत स्वर। एक चीज आपके लिए नई थी कि आपने संधि स्वर शायद आप लोगों में से कम लोगों ने सुना होगा। देखिएगा, अब बात करते हैं ह्रस्व स्वर को ही मूल कहते हैं, लघु कहते हैं, छोटे स्वर कहते हैं, या इन्हीं को एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सभी में एक एक मात्राएं होती है। जो सबसे छोटा आपका स्वर है, जो सबसे छोटा आपका स्वर है वही क्या कहलाता है आपका, वही आपका कहलाता है आपका ह्रस्व स्वर। संधि स्वर के स्वरों का मेल होता है। जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं तो संधि स्वर कितने प्रकार से मिलते हैं, 2। सबसे पहला दीर्घ स्वर जितने, जो कि 3 है, सजातीय होते हैं। अ में आ, ई, बड़ा ऊ आपका क्या कहलाया, ये कहलाया दीर्घ स्वर। उसके बाद संयुक्त स्वर के जब 2 विजातीय स्वर मिलते हैं वो आपका संयुक्त स्वर कहलाता है। साथ साथ में एक मात्रिक ह्रस्व, द्विमात्रिक आपका कौन सा आता है, संधि स्वर आता है। उसके बाद में ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है जो कि आपके वीडियो के एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहां से इस प्रकार के प्रश्नों के लिए भी आपको तैयार रहना है। उसके बाद में प्लुत स्वर क्या होता है कि जब किसी एक स्वर की ध्वनि लगातार बढ़ जाती है, जैसे राम और ये कहा राम, जो 2 इस तरह से लगे हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं अवग्रह। इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं अवग्रह। और मंत्रोच्चारण में, गाने गाते समय, चिल्लाते समय, कुएं में से आवाज आती है कुछ डालते हैं तब, या पहाड़ों पर जब आप चिल्लाते हैं, या खाली कमरे में जब आप चिल्लाते हैं, वाइब्रेशन होता है, वो सारा का सारा क्या होता है, प्लुत स्वर में होता है। और आखिरी बात मैंने आपसे ये बताई थी कि आप प्लुत स्वर में कितने स्वरों का प्रयोग कर सकते हैं। तो हिंदी में 8, संस्कृत में 9। 8 कौन से हैं, सबसे पहला अ, और 7 संधि स्वर जो हैं वो आपके इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी बातें थी, हमने आज की वीडियो में पढ़ी थी। उम्मीद है आपको ये जो हमारा हिंदी की सीरीज है अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है। तो आपका भी फर्ज है कि आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ये बातें, ताकि वो भी हमसे जुड़ सके। हम इसी प्रकार से बढ़ते चलेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास
सप्ताह में आपकी 3 क्लास हुआ करेगी, बहुत जल्द लाइव। लेकिन तब तक आप लोग ऐसे जुड़े रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।